सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं और भी मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। हम सीएए पर बात कर रहे हैं। आज भी मुजाहिरे हुए। सैयद यासिर जिलानी साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी आखिरी दम तक वो मुजाहिरीन के साथ हैं। थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी ने भी खिताब किया लोगों को और कहा कि वो सरकार की इन नीतियों की मुखालफत करती हैं। दरअसल आप लोगों की भी तो गलती है, सरकार को समझा देना चाहिए ना, चीजों को समझा क्यों नहीं पा रही है? अगर इतना सब सही है, ये 13 सवाल और उसके जवाब हैं, तो इसको लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए। आप लोग भी तो तमाम तरह से चीजों को घुमाते फिराते हैं कि झारखंड का चुनाव निकल जाए, दिल्ली में फायदा हो जाए। इसको मैं ऐसे क्यों ना देखूं? अरे आप मतलब कमाल करते हैं। मैं आपके सहाफत का बड़ा कायल रहता हूं, आज आप अजीब बात कर रहे। बताइए कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, वजीर दाखिला ने नहीं बोला, आपके डिफेंस। अरे राहुल लाल जी, आपका दर्द समझ रहा हूँ, खोल दूंगा तो आप बिलबिला जाएंगे। रावण का मैंने नाम ले लिया, आप बेचैन हो गए। आप जोगिंदर नाथ मंडल पे कभी चर्चा नहीं करेंगे, आप जोगिंदर नाथ मंडल पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। रावण को बोल दिया तो आप एकदम गुस्से में आ गए। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैंने सोनिया गांधी का भी बयान अभी देखा। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से आके जो उनकी राजनीति का एक चतुराई है, उसमें उन्होंने जो 1 मिनट 15 या 18 सेकंड का उन्होंने बयान दिया, उसमें कहा वायलेंस मत कीजिए। मैं उनसे ये उम्मीद लगा के सुन रहा था उन्हें कि वो कहेंगी कि आप शांति, आप इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है भारत की, उसको कायम रखेंगे। क्योंकि मोस्टली जो इस वक्त एहतजाज लोग कर रहे हैं, चाहे वो एएमयू में हो चाहे जामिया में हो, हम देखिए, हम जब गलत होगा तो आपने देखा ना पिछले डिबेट्स में, जब छात्रों पे, खास करके छात्राओं पे जब पुलिस ने बर्बरता करी, तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई। मैंने प्रधानमंत्री को शिकायत करा, वजीर दाखिला को शिकायत करा कि वीसी कहीं ना कहीं फेल हो गई है जामिया की, उनको एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हमने जनरल जकी का एहतजाज और आंदोलन देखा है, हमने मुशीरुल हसन का देखा था। उन लोगों के अंदर एक कायद की ये बड़ी पहचान थी कि उन्होंने खुद छात्रों के हाथ पकड़ के कैंटीन ले गए और 38, 40 घंटे उसी रोड पे बैठ के उस आंदोलन को खत्म करने का काम किया। यही एएमयू में भी हुआ, एएमयू में भी बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए। लेकिन मसला क्या हो गया कि जब आपके साथ कोई एमएलए बनने के फिराक में, कोई पार्षद बनने के फिराक में, कोई चौधरी बनने के फिराक में, जब नेता अंदर घुस गए तो उस आंदोलन को उग्र रूप दे दिया गया। और ये मैं कह रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है। अरे आपको मालूम नहीं ना, मैं जामिया। अरे राहुल लाल जी, आपको पता है नहीं। हाँ, सुन लीजिए, जब ओखला में, सुन लीजिए, उन्होंने क्या किया कि वीडियो वायरल है। देखिए वीडियो वायरल है। आप देखिए, नहीं कोई नेशनलिटी पे आप बताइए कि जिना के टू नेशन थ्योरी को लात मार के रहने वाला मुसलमान भारतीय है, भारत का भारत का कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। ये है मुसलमानों समझो, ये है मुसलमानों समझो, ये भड़काने वाले लोग हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं? 2 लाख लोग हैं। अरे आप पूरा हिंदुस्तान मुदस्सिर है सर, ठीक है सर, एक मिनट, मैं अपने नहीं राजीव जी, मैं आपकी बात, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं बिल्कुल फेडर नहीं खुलवाऊंगा आपका, आपकी बात बिल्कुल नहीं जा पाएगी। एक करके बोलिए। देखिए सर, मैं चाहता हूं मेरा सुनिए, आप मेरा, मैं आप सब सुनिए, वो जो सुनिए यासिर जिलानी साहब सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते रहेंगे। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। मेरा जो मसला है ना, वो ये, जो गुमराह अगर वहां पर भीड़ में लोग हो रहे हैं, वही आप लोग यहां भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे कौम के लोगों को उठा लिया गया है, मेरी मिल्लत के लोगों को उठा लिया गया है। अगर वो सियासी टूल बने हैं और नहीं भी बने हैं तो उठा लिया गया, उनको कौन छुड़वाएगा? उनके घरों की कौन देखभाल करेगा? उनसे मिलने कौन जाएगा? उनको मरहम कौन लगाएगा? ये मेरा सवाल है, मेरी फिक्र है। ये जवाब दीजिए। यही तो होता है, जानकारी नहीं है। आप बिलीव करें कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, लखनऊ के सांसद हैं, उनसे वहाँ के आवाम ने बात करी है। उन्होंने उनको बिल्कुल ये दिलासा दिया है, उनको यकीन दिलाया है कि जो लोग बेकसूर पकड़े गए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है एहतजाज में और जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, उनके साथ पुलिस बिल्कुल
नरमी नरमी पकड़े गए, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें का लीडर थोड़ी हूँ। सुनिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। 51 बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया से जब गिरफ्तार किए गए पहले प्रोटेस्ट के दिन, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब पहले प्रोटेस्ट के दिन इमरान भाई, पहले प्रोटेस्ट के दिन जामिया मिलिया इस्लामिया से 51 बच्चे पकड़े गए। कुछ बच्चे कालकाजी थाने में ले गए, कुछ बच्चे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में ले गए। मैं 3 बजे रात में पहुंच गया। आप अपने आजमी के जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा। हम लोग वो काम नहीं करते आग लगाने वाला। हमें मालूम है, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन से निकल के बाहर आया हूं और ईमानदारी से काम करते हैं। हमने उन लोगों पे सवाल उठाया जिन्होंने कौम को कहीं ना कहीं धोखा दिया, जिन्होंने कौम को हाशिए पे रखा। हम और आगे भी सवाल उठाते रहेंगे। आज सत्ता में है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम। ईमानदारी से बात करते हैं। मेरा भारत जो है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब ने उस वक्त कह दिया था जब उन्हें एहसास हो गया था कि पूरे दुनिया में भारत जैसा मुल्क नहीं होगा। हम उसकी रिवायत को, रिवाज को खत्म नहीं होने देंगे। यकीन मानिए, हम लोग राजनीति अपने मफाद के लिए नहीं करते, जनता के मफाद, जनता के भलाई के लिए राजनीति करते हैं। और आज जो आप दोनों से बयान आया है, मैं जुड़ा देता हूँ, आइए। आपने नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में लगा दिया, अब आप सड़कों में ले आए पूरी पब्लिक को। आप कह रहे हैं अरे आपके देखिए, जिन एक लाइन पर राज कर रहे हैं, जिन नेताओं के पास काला धन था, जिन नेता अभी नोटबंदी करी, अब मुदस्सिर साहब सुन लीजिए। हमने देखिए वो बिल बिलाएंगे, हमने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, आप बिल बिलाए, आपने कभी नहीं पूछा। इमरान भाई सुन लीजिए, एक बात आ गई है। ट्रिपल तलाक का जब कानून आया, इन्हीं लोगों ने एफिडेविट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि औरतें मंदबुद्धि होती हैं। तब आप बाहर निकल के नहीं आए कि आप ही के घर की औरतों को पागल बना दिया था कुछ वकीलों ने और कांग्रेस के लीडर ने। अरे सुन लीजिए, आप नोटबंदी से क्यों मत करिए, मुझे बताइए। मुदस्सिर हयात साहब, देखिए मुदस्सिर हयात साहब, एक मिनट सर। मुदस्सिर हयात साहब, आप अभी कह रहे थे कि वो बात दूसरी, ये बात दूसरी, तो फिर आप एनआरसी और सीएए को नोटबंदी से क्यों जोड़ रहे हैं? सचिन तेंदुलकर अगर छक्का मारने की कोशिश करता और नहीं लग पाया किसी वजह से, तो क्या वो छक्का मारना छोड़ दे या उसकी कोशिश ही ना करे? कैसे इसको देखें? हर बात में नोटबंदी, वो भी तलाक पर बात कर लीजिए आप। चलिए टॉपिक बदल लीजिए। नहीं, आप इसको नोटबंदी से क्यों सब कुछ सही है? नहीं है सही, उससे और प्रॉब्लम्स हो गई है, उसमें जो फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी रिपोर्ट हो रही हैं, पता चलेगा थोड़े दिन बाद। कुछ नहीं, घरों वो भी गलत तरीका। आज आपके घरों की हमारी जो बहनें हैं हमें हीरो मानती हैं, हमें फोन करती हैं जब तलाक होता है तो कहती हैं जेल भेज दो भाई। आज हमने वो क्रिएट किया है सोसाइटी के अंदर। आपको मालूम नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों की फैमिली में बात करके देखिए जो काम हमने कर लिया। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, इसमें 2-3 तो मेरे प्रश्न बिल्कुल है इसमें। जो एक तो ये चीज की सारा जो है कि हिंसात्मक स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्यों दिख रही है? 6 लोग की डेथ हुई है, एक नेता को लाठी नहीं लगी है, ये भी जानना चाहिए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हुआ? आप ये बताइए, डबल इंजन वाली सरकार है ना वहाँ पे, वो आज योगी जी भी है, केंद्र में भी गृह मंत्रालय है। आखिर आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? को लाठी क्या कर रही थी सारी खुफिया एजेंसियां? हम लोग ओबीसी के लगातार बयान सुन रहे थे कि बड़ी तैयारियां कर ली गई है, पलटा पेपर नहीं मार पाए, और वो कह रहे हैं कि वो संगठित अपराध, संगठित रूप से तैयारी की गई। अगर संगठित रूप से तैयारी की गई तो फिर हमारी खुफिया एजेंसियां कहां पर थी? खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है जो अभी बार बार मैं कह रहा हूं, हमारे होम मिनिस्टर ने एक तरह से सदन के भीतर ही गलत आंकड़े रखे। वो बार बार बता रहे हैं कि एक तरह से देखिए, आर्टिकल 14 के अंतर्गत वर्गीकरण का मामला आएगा। इमरान साहब वो बयान दे रहे हैं सदन के भीतर कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ काफी अत्याचार हो रहा है और वहां पे हिंदुओं की संख्या घटी है। वो 1947 का आंकड़ा दे रहे हैं। 1947 में तो वहां पे कोई गिनती नहीं हुई है। और अगर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता देने के जो प्रावधान किए गए हैं,
1948 तक लोगों का आराम से आवाजाही जुलाई, उसके बाद भी जो लोग आए उनको मिली है। तो ये 23% हिंदुओं का जो आंकड़ा लिया गया है वो आप 47 का कह रहे हैं, जबकि आपको उसके बाद जो जनसंख्या सेटल हो रही है वो 51 में हो रही है और उसमें 1.5% आबादी थी वहां पे हिंदुओं की और आज वो 2.5% है। तो रियल आंकड़ा ये है कि वहां पे हिंदुओं की संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है। वो तो आप एक ऐसे समय का आंकड़ा लाके रख दे रहे हैं सदन के भीतर जिस समय की वो विभाजन से पहले की स्थिति में हम लोग सारे लोग जानते हैं कि विभाजन के बाद जनसंख्या में भारी उलटफेर हुआ। क्यों इस तरह का गलत आंकड़े क्यों रखे जा रहे हैं? जनता को इस तरह से क्यों विधि भ्रमित किया जा रहा है? सवाल तो ये उठेंगे ना। अभी यहाँ पे राजीव जी मौजूद हैं। आर्टिकल 14 में यह स्पष्ट है कि विधियों का समान संरक्षण और उसमें क्लासिफिकेशन की बात है और वो क्लासिफिकेशन आपका अगर लॉजिकल नहीं होगा, आप इन जगह के लोगों को ले रहे हैं, फिर अगर आपको चुनना ही था फिर आपने श्रीलंका के तमिलों को क्यों छोड़ दिया? तो आपका जो वर्गीकरण आप सरकार ने किया ये वर्गीकरण लॉजिकली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर ऐसे मामले में सरकार को कुछ विशेष तवज्जो देनी है तो युक्त लॉजिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए था। ठीक है, अब राजीव जी जवाब दीजिए। एक्चुअली राहुल जी कानूनी जवाब देना और कानूनी जवाब देना, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिएगा। हाँ। मैं कानूनी जवाब ही राहुल जी को बता रहा हूं कि जहां तक जनसंख्या और आंकड़े की बात बता रहे हैं, और एक बात निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुओं का जनसंख्या जो है वहां से रिड्यूस हुआ है, बढ़ा नहीं है। अगर राहुल जी आप जो बता रहे हैं ना, इसको मैं आपको बता रहा हूं संख्या एकदम देखें नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ा है, उसका जो रेशियो घटा है 1.5% था और अभी अब जहां 2.7% आज के डेट में। नहीं क्लासिफिकेशन की बात आ रही है ना, जो गृह मंत्री का एक चीज में आपने चूंकि कहा आंकड़े गलत है, गृह मंत्री ने तो ये कहा कि 22% से 3.7% आ गया। मैं तो कह रहा हूं 3.7% भी सही नहीं था। अगर हम लोग 2011 का आपका कैलकुलेशन कैसे माना जाएगा? आपके पास क्या कैलकुलेशन है आप बता दीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए फिर मैं बात बताता हूं। आपके कैलकुलेशन से थोड़ी है कि पूरी चीज चलेगी। आपको अगर कोई कैलकुलेशन है आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट आपकी सारी बात सुनेगी, आपके बात सुनने के बाद तवज्जो देगी कि इसमें क्या फैक्ट है क्या नहीं है। अब सेक्शन 14 की बात बताता हूं। सेक्शन 14 की जहां तक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हम बात करते हैं उसमें पहले भी बता चुका हूं कि इसमें ऑलरेडी जजमेंट आया हुआ है कि लॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात आती है, अब यहां बात आती है कि हम किसी को अगर ये एक्ट अमेंडमेंट आया है तो क्या आया है, किसी का सिटीजनशिप ले तो नहीं रहे हैं, हम सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात कहना चाहूंगा कि सिटीजनशिप में हम अपना सिटीजनशिप दे रहे हैं अमेंडमेंट में, किसी का ले नहीं रहे हैं। तो अभी जो हम अननेसेसरी बात कर रहे हैं कि उसका सिटीजनशिप चला जाएगा नहीं चला जाएगा, वो सर एनआरसी की अभी बात मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्लियरिटी दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं एनआरसी से जोड़िए। सर एनआरसी से क्यों जोड़े? एनआरसी कैसे कर रहा है? मेरी बात सुनो, जोड़ा है इसको, हमारे गृह मंत्री ने खुद जोड़ा है इसको, कोलकाता के बोला है। आप छोड़िए ना, बोला क्या बोला है? महात्मा गांधी ने बोला था, क्या बोला था महात्मा गांधी ने बोला था कि जिसको भी जो भी भारत में जब भी आएंगे हिंदू आएंगे उनको स्वागत करेंगे, उनकी नागरिकता देंगे, उसमें क्या दिक्कत हो गई? अब एनआरसी की बात नहीं हो रही है, मेरे सीए की बात सुन लीजिए। एक मिनट राजीव, मैं सही बात बता रहा हूँ, आप गलत बात बता रहे हो, आप गलत। एनआरसी की बात नहीं है अपना सामने सर, एनआरसी की बात नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप देश को दिशा विहीन मत कीजिए। आप कर रहे हैं, नहीं अभी झारखंड का इलेक्शन था, अब दिल्ली का इलेक्शन है सर। मैं आपको बता दूं, मैं एज एडवोकेट आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं एज बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बैठा। जी आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे कुछ सवाल रख लूं? जी जी सुनिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर। देखिए आप लोग ये बता दीजिए, पहले तो आप प्रोटेस्ट कर काय पे रहे हैं? आप सीएए पर कर रहे हैं कि एनआरसी पर कर रहे हैं? काय पे कर रहे हैं? हाँ। ये आप मिल्लत को बता दीजिए। मैं मिल्लत के हवाले से बात करूंगा। चलिए आप काय पे कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं जो कर रहा है वो एहतजाज कर रहा है, ये सीएए को एनआरसी में मिलाए कर रहा है। ये आपसे किसने कहा कि मिलेगी? ये 13 सवाल और उसके जवाब आपने नहीं पढ़े क्या? जी सलाम पढ़े, देख लीजिएगा। बात सुन लीजिए मेरी। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट बिल कौन सा पास हुआ है? ईवान में खड़े होकर एनआरसी की कोई डेट आ गई है? कोई डॉक्यूमेंट के बारे में आ गया है? क्या है? नहीं खुद कहा नहीं, कहा है तो पार्लियामेंट में कहा, आप थोड़ी पार्लियामेंट में कहा, पार्लियामेंट में कहा उसने कि भाई ये लाने के बाद मैं एनआरसी लाऊंगा। हाँ कहा। उसके बाद तो सुनिए आप एनआरसी लाने, मैंने पहले भी बता चुका इमरान भाई, कि ये बताइए कि आपके घर में कोई घुस आएगा, आप उसको पकड़ोगे, अपने घर वालों से आइडेंटिफिकेशन मांगोगे? अगर किसी को लगता है कि इस मुल्क के बाहर के लोग आ गए हैं तो उसको पकड़ो, आपके पास पूरा ताना बाना है। आप तो घर के लोगों से कौन मांग रहा है सर आइडेंटिफिकेशन? देखिए एनआरसी तो होगा, ये तो सरकार ने कहा कि घुसपैठियों और पनाहगुजीरों पे फर्क करना हर सरकार का मकसद होता है और फर्ज भी होता है। वो आप लोगों ने 70 साल में नहीं किया तो क्यों हम ना करें?
ये भी तो बात है ना। आप ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? एनआरसी ना हो। आपका प्रोटेस्ट किस बात पर है आपको क्लियर नहीं है। क्लियर बताता हूं मैं आपको, आप क्या चाहते हैं एनआरसी में, क्या चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं एनआरसी? घुसपैठियों और पनागुजी में फर्क करने के लिए। वही मैं कहता हूं कि ये सरकार कह रही है उसको पकड़ो ना। आपके वो 130 करोड़ को क्या करोगे? और मजबूत कर दिया है। 130 करोड़ को पकड़ोगे अंदर। आप 130 करोड़ का सर्टिफिकेट देखेंगे, आपके घर में कोई घुसाएगा तो उसको पकड़ोगे कि आपने घर के लोगों का? नहीं तो अगर कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया मुद्दस्सिर साहब, तो क्या किसी भी सरकार को हक नहीं है? किसी भी सरकार को नहीं किया एनआरसी ढंग से एनआरसी नहीं किया। ये आधार कार्ड किस लिए? आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मैं पूछ रहा हूं एनआरसी, आप फिर इधर उधर घुमा रहे हैं। बताइए ये कौन सा तरीका? ये कौन सा तरीका मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। क्या होगा? आप मुझे बताइए एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? इस्तेमाल क्या है? एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? आधार कार्ड का इस्तेमाल क्या है ये बताइए। आइडेंटिफिकेशन है ना। एनआरसी तो जब इतना सबके पास प्रूफ है तो फिर क्या को डर है? बस यही तो बात है। वो कह रहे हैं 70 साल पुराना प्रूफ लाइए। किसने कहा? कौन कह रहा है? किसने कहा? होम मिनिस्टर ने कहा। किसने कहा? कब कहा? कब कहा? आप सारे अखबार कहाँ कहा? अपनी मीडिया की रिपोर्ट संसद के पटल से कहा। संसद के पटल सर इमरान भाई, संसद के पटल से कहा। अरे इमरान भाई, मुदस्सिर साहब संसद के पटल से कहा क्या? नहीं कहते किस जगह नहीं कहा? हर जगह कह रहे हैं। एक जगह का नाम असम में क्या हुआ है एनआरसी में? क्या असम? अरे सर क्या मांगे गए? आप ये बताइए। आप इसको आराम से सुनेंगे ना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं। कोई सरकार अगर आप आराम से सुने तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में चला। एनआरसी में असम में क्या हुआ है वो बताइए हमें। अभी मैं बता देता हूँ। असम को पूरे देश से क्यों जोड़ रहे हैं? असम का मामला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर था। असम की समस्या अलग थी। असम पैक्ट के मुताबिक और जो उस वक्त राजीव गांधी की सरकार में समझौता हुआ था उसके तहत उसकी शर्तें दूसरी थी। आप ये गुमराह क्यों कर रहे हैं और ये परसेप्शन क्यों बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल पूरे मैं ये 13 सवाल और उसके जवाब के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको, आप मत कीजिए। देखिए मिल्लत बहुत परेशान है, मिल्लत बहुत परेशान है सर। एनआरसी बहुत परेशान है। मुदस्सिर साहब, इरशाद साहब, गुमराह मत कीजिए, अपनी सियासत मत कीजिए। ये कौम माफ नहीं करेगी आपको। लौट रहा हूं। एहतजाज छोड़ो, सुझाव दो। जी हाँ, हुकूमत ने अब एहतजाजियों से भी, मुजाहिरीन से भी सुझाव मांगे हैं और इस बात को सबको समझना भी चाहिए। देखिए 13 सवाल और उनके 13 जवाब चले। मुदस्सिर है साहब, आप तो बड़े सियासी तज्जियाकार हैं, बड़े समझदार हैं। देखिए आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैं फिर आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूँ, फिर इरशाद जी आपके पास भी आ रहा हूँ। आप भी एक अच्छे सियासी लीडर हैं। देखिए एक सवाल नंबर 9 है इसमें कि असम के हवाले से आप कहते हैं, उसी को आप लोग ये कह करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पूरे देश से आप जोड़ रहे हैं। देखिए क्या है, ये बताती है सरकार कि असम की समस्या को पूरे देश से जोड़ना ठीक नहीं है। वहां घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके विरोध में वहां 6 वर्षों तक आंदोलन चला। इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार को 1985 में एक समझौता करना पड़ा, जिसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया, जो एनआरसी का वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार बना। वो पूरे देश में नहीं चलेगा। आप उसको पूरे देश से क्यों जोड़ रहे हैं मुदस्सिर साहब? ऐसे मिल्लत को मत वर्गलाइए। नहीं, हम कोई वर्गला नहीं रहे। जो पब्लिक है वो खुद समझ रही है। या तो होम मिनिस्टर बात क्लियर करें कि पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी करने की कह रहे हैं, तो एनआरसी के क्या मापदंड होंगे? कौन से डॉक्यूमेंट माने जाएंगे? आधार कार्ड माना जाएगा, राशन कार्ड माना जाएगा, पासपोर्ट माना जाएगा? आप बात क्लियर कीजिए ना। सर गुमराह तो सरकार कर रही है। कल यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा बयान दिया है, यूपी जी ने, जिससे पूरे प्रदेश में आग लग गई। मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरे सवाल सुनेंगे। उनको अपने एमएलए उनके काबू में नहीं है, उनकी सरकार गिरने वाली है, सीएम बदलने वाले हैं। जब होम मिनिस्टर ने या हिंदुस्तान की हुकूमत ने अभी तक एनआरसी के बारे में, ना उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ना उसकी डेट के बारे में कुछ कहा है, ना कुछ कहा है, ना कुछ बताया, तो आप लोग क्यों इतना उछल रहे हैं? आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे साहब, क्यों लोगों को सेकुलर मुल्क है, मुस्लिम वर्ड कैसे छोड़ा? एक रिलीजन को कैसे छोड़ दिया? काम है कैसे हैं आप? कभी आप सीए पर आ जाते हैं, एनआरसी की बात कर रहा हूं, मैं खेत की बात करता हूं, आप खलियान बताने लगते हैं। जब मैं खलियान की बात करता हूं आप खेत में आ जाते हैं। पहले बताइए किस पे बात करना चाहते हैं? आप अभी एनआरसी पे बात कर रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं एनआरसी। मैं एनआरसी पे कह रहा हूं, क्लैरिटी दे होम मिनिस्टर। क्या कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे? तो अभी उन्होंने बताया नहीं, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है एनआरसी? अरे वो ऐलान कर चुके हैं भाई, ऐलान कर चुके हैं। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में आपके पास मीडिया में फाइल में निकालनी है। कल जेपी नड्डा जी बोले, कल जेपी नड्डा जी क्या बोले? वो देखिए, मैं खाली एक चीज बता, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या बोले? एनआरसी को जोड़ने का कहानी
एक पब्लिक रैली में अमित शाह महोदय ने खुद ही किया है, माननीय अमित शाह ने, कहां पे देखिए वहीं से कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट के बयान से कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन उनके पब्लिक रैली से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। वहां उन्होंने कहा कि जो लोग भी, चूंकि देखिए असम में एनआरसी हुआ और वहां पे 19 में से अधिकांश लोग जो है कि हिंदू आबादी जो है कि वो उसमें आ गए, तो वो चूंकि वो आक्रोश देखिए, इनको राजनीति जो करनी है, इनको मुख्य रूप से राजनीति पश्चिम बंगाल की करनी है इनको। वहां पे उन्होंने एक बयान दिया कि आप लोग हिंदू भाई ना डरें, आप लोग एनआरसी होगी, अगर आपका नाम आएगा तो हम इसके लिए सीए ला रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसी जगह से हुआ। अगर सदन में उनका बयान है अगर कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें, दोनों को अलग अलग पैरामीटर से देखिए, लेकिन उन दोनों इंस्ट्रूमेंट तो इरशाद साहब जैसे लोग हैं उनकी पार्टी, इरशाद साहब आप वजीर दाखिला की चुनावी रैली को तो भुना रहे हैं, उनके सवाल पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो बातें बार बार सरकार की तरफ से आई है उस पर लोगों का तवज्जो दिलाने की कोशिश न करते हैं। ये कैसा न्याय है? ये मिल्लत के साथ कैसा इंसाफ? नहीं, पार्लियामेंट में क्या कहा उन्होंने सीए का बिल पास करने से पहले कहा उन्होंने कि एनआरसी भी आएगा। चलो हम मानते हैं आएगा एनआरसी। अगर एनआरसी में आपको ये आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ही देखना है तो उसको ढूंढ लो जिसके पास नहीं है। अब ये पूरे 130 करोड़ जिसमें गरीब लोग हैं, आदिवासी, गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, वो कहां जाएगा? उसके पास न कोई प्रूफ है, न उसके पास कोई राशन कार्ड है, न कोई इलेक्शन कार्ड है। ये तेरा सवाल, एक तो आप लोग नहीं, विपक्ष के लोग हैं आप लोग, ये पढ़ते क्यों नहीं? आप सरकार की चीजें भी तो पढ़ लिया। सरकार ने नहीं भेजा कोई नहीं, ये है ना मेरे पास है ना, मैं जी सलाम में डाला हुआ है, फेसबुक पे भी डाला हुआ है, वहां से उठा के पढ़ लीजिएगा। सरकार ने कब डाला? कल डल चुका है, कल जारी हुआ है। आज आपको, आज तक आप लोगों को पता नहीं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच में मुजाहरे करवा रहे हैं। दिखाया अभी तक? सुनिए, अरे कमाल हो गया, ये हमने अपने आप से लिखा है क्या? हमने अपने आप से लिखा हुआ है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ इरशाद साहब, सुन लीजिए, मुदस्सिर साहब सुन भी लीजिए, ठीक है। एक सवाल है, उसका भी ये जवाब आता है कि क्या अगर एनआरसी लागू होता तो क्या मुझे 1971 से पहले की वंशावली साबित करनी होगी, जो आप लोग बार बार गुमराह कर रहे हैं लोगों को? उसका जवाब ये है, ऐसा नहीं है। 1971 के पहले की वंशावली के लिए आपको किसी प्रकार की पहचान पत्र या माता पिता पूर्वजों का जन्म प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। यह केवल असम एनआरसी के लिए मान्य था, वो भी असम समझौता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर। देश के बाकी हिस्सों के लिए द सिटीजनशिप, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के तहत एनआरसी की प्रक्रिया जो होगी वो पूरी तरह से अलग होगी। अब लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते लोगों को गुमराह मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते लोगों को इरशाद साहब गुमराह मत कीजिए, मत कीजिए। हाँ तो होगी ना, उसमें क्या दिक्कत है? यही तो नहीं, आपको होगी से दिक्कत है के बिना रह रहा है हिंदुस्तान में आदमी। अल्लाह तौबा है, आप तौबा कर लीजिए। आप क्या बात करते हैं? आप तौबा कीजिए, आप तौबा कीजिए। मैं रोज रख के घूमता हूँ, तो वो आपका बड़ा पहचान पत्र नहीं है? नहीं, तो फिर वो काफी नहीं है? काफी होगा। वो हिंदुस्तानी होने का सबूत होगी, एनआरसी तो उसको दिखा दीजिएगा। सबूत नहीं है, उसको इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं है, होगा। फिर किस बात की बहस है? फिर आप कह रहे हैं लागू होगा तो फिर क्या अदर डॉक्यूमेंट चाहिए? वो हिडन आप लोगों को मिल्लत से माफी मांगनी चाहिए, हिडन माफी मांगनी चाहिए इस तरह से गुमराहकुन और तशद्दुद करवानी। नहीं, तशद्दुद नहीं करा रहे हैं इमरान साहब। देखिए सबसे आप सच्चाई सामने रखिए। देखिए हम लोगों को सच्चाई सामने रखिए, हम पसंद नहीं है इमरान साहब। हम किसी तरह का वायलेंस नहीं चाहते। ये चीज सही है, जो वायलेंस हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा है, दिल्ली चल गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा है। ये सीएम की वजह से चल रहा है। नहीं, सीएम की वजह से चल रहा है। सीएम की सरकार कर रही है। कमाल हो, आप वायलेंस करेंगे, आप आग इस वजह से पूरा हो रहा है। अब मेरा एक सवाल है इमरान जी कि देखिए, हम लोगों ने अभी फेसबुक लाइव में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि चूंकि असम की स्थितियां ये थी कि भाई वो वहां पे चूंकि पहले से ही काफी ज्यादा एक तरह से घुसपैठ की समस्या रही है, और वो 1961 का डिमांड वहां के असम के लोग कर रहे थे और 1971 का इन्होंने मांग रख लिया। असम में अभी भी जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आप किसी को भी क्यों अनुमति दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे बोझ पहले से ज्यादा है। तो असम में लोग इसका विरोध एक बिल्कुल अलग मायने में कर रहे हैं। सुनिए सर, असम में प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है, वो चली रही, वो प्रक्रिया भी जारी है, क्योंकि अभी उन लोगों को जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है उसमें जाके वो प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, अभी जब देश आर्थिक मंदी जैसे इतने बड़े गंभीर संकट की तरफ था, तो सरकार को इन मुद्दों में लोगों को उलझाने की क्या जरूरत थी? जवाब दीजिए राजीव रंजन। सर, मैं राहुल जी, ये जो क्वेश्चन है ये तो पार्लियामेंट का काम होता है।
हमारा और आपका एक जो डिस्कशन, मैं बता रहा हूं, डिस्कशन हो सकता है अगर आपको या भारत के किसी भी नागरिक को, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसके लिए जो कोड बना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में अगर किसी भी तरह का कोई भी बिल लाया जाता है तो आपका राइट है कि आप उस बिल को लेकर, उस एक्ट को लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में साबित करेंगे कि ये जो एक्ट बना है ये भारत के नागरिक के लिए नहीं बना है। ये तो संवैधानिक होगा, ये तो मैं बता रहा हूं संवैधानिक बनेगा। आपको ये राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी के बस में जाके आग लगा दे, किसी को गोली चला दे। इसको कोई सही नहीं बता रहा है, इसको कोई सही बता रहा है, आग लगा दे। अब यहाँ पे पुलिस खुद ही दिख रही है ये काम करते हुए। हम बोलिए लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है कि नहीं है राजीव जी? राहुल जी, आप ये माहौल लोगों को उपलब्ध कराएंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसको कहेंगे जो आप देख रहे हैं इतने लोगों के लोग मारे जा रहे हैं जिनको पता नहीं है क्या, वो उनको दिशा भ्रमित कर रहा है, दिशा भ्रमित करके उनको रोड पे ला रहा है, रोड पे लाकर उनको क्या कर रहा है। मेरे पास 2 मिनट है, जी आपको भी सुन लो। देखिए आप एक सियासी पार्टी, इसलिए मैं आपके पास आऊंगा। राजनीति तो हो रही है, आप भी समझ रहे हैं चीजों को लेकर के। अगर कौम, मिल्लत सियासी जमातों की टूल बन गई है या बनाने की कोशिश की जा रही है तो क्या सही था? ये शांतिपूर्ण अगर तहरीक भी चल सकती थी, क्यों आप लोग भी, आपकी सियासी जमात के तमाम लीडरों को मैं देख रहा हूं एक से बढ़कर एक बयान आ रहे हैं। इसके बाद जो लड़के पकड़े जा रहे हैं या जिन पर तशद्दुद पुलिस का हुआ है, आप पुलिस पर भी इल्जाम लगाए ना कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। चलिए ये भी मान लिया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सब ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं। कौन उन लड़कों को, एक शांतिपूर्ण तहरीक को आप लोगों ने इतना हिंसक कैसे बनाया? मैं कहना बताना चाहता हूं इमरान साहब, 500 जगह तहरीक चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। अगर दो इंसिडेंट को आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं, लखनऊ का 1-2 जगह का और दिल्ली का, बाकी 500 पूरे देश में दिखा रहे हैं। कहां बताइए अहमदाबाद का देख लो, अहमदाबाद का देख लो, कल अपना दिल्ली सीलम बड़ी हिंसा होती है। कहां हिंसा हो रहा है बताइए, कहां तशद्दुद हो रहा है साहब? पूरे 500 जगह जुलूस निकल रहा है। बॉम्बे में हुआ कल, इतना बड़ा जुलूस था, 2 लाख 3 लाख आदमी थे, ये किसी ने पत्थर नहीं मारा। और जहां जहां हुआ है वहां पुलिस ने खुद प्रोवोक किया है। वहां की आप नहीं अगर असेसमेंट कीजिए, आप तो असेसमेंट करेंगे आप तो पुलिस और डंडे लेके आइए, पत्थर लेके आइए, पुलिस और सारे बॉल लेके आती है। खुफिया एजेंसी तो आप क्यों नहीं हो रहा? प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके जैसे लोग अगर वहां पे प्रोवोक करेंगे तो क्या करेंगे? जो चाहते हैं सियासी लोग चाहते हैं कि यहाँ दंगा फैले और उनको इसका वोटिंग बेनिफिट मिले। आम जनता का, आप जैसे लोग हैं जो नक्सलवाद को जो प्रमोट करते हैं, अर्बन नक्सलवाद को, जो टुकड़े टुकड़े के लोग हैं, वो लोग ऐसे प्रमोट करते हैं। राजीव जी अभी भी आप शांति और अमन के लिए, ठीक है राजीव जी, अमन पसंद है हम लोग, ठीक है सभी लोग अमन पसंद है तो कीजिए, अमन पसंद, सब लोग अमन पसंद, ठीक है सर, ठीक है। हमारी आपसे यही गुजारिश है। राजीव जी हो गया ना, वक्त पूरा हुआ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि सियासी जमातों का हथियार न बने, मिल्लत से खासतौर से तशद्दुद का सहारा बिल्कुल भी ना ले। एहतजाज आईनी हक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसकी असलियत को भी समझने की कोशिश करें, यह भी अपील है। और सियासी लोगों के टूल न बने। तशद्दुद किसी भी हालत में माफ करने लायक नहीं होगा, मुल्क को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जी सलाम लगातार इस प्लेटफॉर्म से सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार है। मैं मुदस्सिर साहब के साथ, इरशाद जी के साथ, बाकी लोगों के साथ और बैठूंगा, लगातार हम चर्चा करेंगे, यहां से सही बात जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, लेकिन आप बने रहिए। लेकिन तशद्दुद कभी ना हो, कहीं ना हो, इस बात का ख्याल रखने की हम सबको जरूरत है। आप रहिए जी सलाम के साथ।